हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि अपने कमरे में ही बैठी होती है और खाना भी नहीं खाया होता है। तभी वहाँ उसकी जेठानी नीतू खाने की प्लेट अपने हाथ में लेकर आती है और अपनी देवरानी से बोलती है, देवरानी जी, ये क्या है? आपने ना तो खाना खाया है और ना ही बाहर आई हो खाना खाने। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का। आप जाओ खाना खा लो, मेरा इंतजार मत करो। ऐसे कैसे ना इंतजार करूं मैं तुम्हारा? तुम मेरी देवरानी हो और सास के अलावा घर में बहू की अपनी देवरानी और जेठानी के साथ ही तो नोक-झोंक होती है ना। मुझे पता है दीदी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन सच में मेरा मन नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा देवरानी जी? देवर जी को गुजरे हुए 3 महीने हो गए हैं और अभी तक आप उनके गम से निकली नहीं हो। मैं जानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कब तक? मेरे दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं तो आपको क्या ही बता सकती हूँ। नहीं, मैं आपको ऐसे घुट-घुट कर जीते नहीं देख सकती। आप मेरी देवरानी हो। आपको ऐसे तकलीफ में देखकर मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, आपको पता भी है। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये शायद मेरे कर्म में ही लिखा है। अंजलि को अपने पति के चले जाने का बहुत दुख था, इसीलिए जब से उसका पति गया था, अंजलि की तो जैसे पूरी दुनिया ही पलट गई। नीतू कोशिश तो बहुत करती थी कि ऐसा कुछ हो जाए और अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कुछ दिनों बाद अंजलि की सास सुमित्रा और उसकी पड़ोसन कांता दोनों एक साथ घर में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अंजलि और नीतू चाय नाश्ता लेकर आती है। अंजलि को भी चाय नाश्ता लाता देख कांता बोलती है, नीतू बहू, मुझे तू ही चाय दे। मुझे तेरी हाथ की चाय ही पसंद है। मैं किसी और के हाथ की चाय नहीं पीऊंगी। लेकिन काकी, आप तो पहले जब भी आती थी तो अंजलि की हाथ की चाय की फरमाइश रखती थी, तो अब क्या हुआ? आज आप मना क्यों कर रही हैं? पहले की तो पूरी बात ही अलग थी ना। पहले थोड़ी ऐसा कुछ हुआ था। पहले और अब में अंतर ही क्या है? अब ऐसा भी क्या बदल गया है? बहू, तू क्यों फालतू में बहस कर रही है? अरे कांता सही तो बोल रही है। इस घर में आते ही तेरी देवरानी मेरा बेटा खा गई। अब तो उसके हाथ की चाय ही नहीं, पानी पीना भी गवारा नहीं है मुझे। अब समझ आ गया नीतू बहू, मैं क्यों अंजलि के हाथों की चाय पीने से मना कर रही थी। हाँ, लेकिन इसमें अंजलि की क्या गलती है? आप दोनों इस बात का इल्जाम अंजलि पर कैसे लगा सकते हो? हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस सच से वाकिफ करवा रहे हैं। आपके लिए सच तो बस एक ही है, जो कि अपनी सहूलियत पर बनता है। नीतू दीदी, आप भी क्या और किन किन लोगों को मेरे लिए सुनाती रहोगी? छोड़ दो ना, जो हो रहा है होने दो। हाँ हाँ, पहले तो अपना पति खा गई, तब तो ये सब सोचा नहीं। अब बढ़िया ही सती सावित्री बनने। मेरे दुख का तो यहाँ किसी को अंदाजा ही नहीं है। बस एक तुम ही हो जो समझती हो कांता बहन। हाँ सुमित्रा बहन, मैं समझ रही हूँ। अरे मैं तो बताना भूल ही गई थी। मेरा बेटा है ना अंकित, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब वो आ जाए तो मैं उसकी शादी करवा दूँ बस। हाँ हाँ, लड़की देखने लग जाओ। अब बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देखना। अंजलि की तरह कोई भी मत ले आना, वरना फिर मेरी तरह ही पछताना पड़ेगा और कुछ नहीं। सुमित्रा अपनी बहू को ही अपने बेटे के जाने का कारण मानती थी और अपनी बहू को ताने देती थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पड़ोसन भी उसे बहुत ताने देती थी। 2 दिन बाद कांता का बेटा अंकित अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है, तो कांता अपने बेटे के साथ सुमित्रा के घर जाती है और उसके घर में सबको बुलाती है और बोलती है, सुमित्रा, मेरा बेटा आ ही गया। अभी आया है तो मैंने सोचा कि अब मैं तुझसे मिलवाने के लिए ले ही आऊं। अरे अंजलि, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे घर के पास रहने के लिए आई हो। ये मेरा ससुराल है और कॉलेज के बाद अब जाकर दिखे तुम। अब तक कहाँ थे? अरे, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ, मैं और अंकित कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। और दीदी, आपको पता है, पूरे कॉलेज में मेरे और अंकित की दोस्ती के चर्चे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से अंकित ने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी शादी की बात सुनकर ही मेरा मन नहीं हुआ कॉलेज जाने का, और अब तुम यही मेरे घर के पड़ोस में आ गई हो। बेटा तेरी दोस्ती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी कोई दोस्ती रखे। अरे अपने पति को खा गई है ये, तू इससे दूर ही रही हो, समझा? क्या अंजलि, तुम्हारे पति की डेथ हो गई है? हाँ, बेचारी की इतनी बुरी किस्मत है कि पति भी चल बसा और सास अपनी पड़ोसन के साथ मिलकर ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। ताना नहीं देते हैं, हम तो बस सच्चाई ही बताते हैं। अंकित को अंजलि के पति के जाने की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और इसीलिए अंकित फिर से अंजलि के साथ
पुराने समय की तरह घूमने फिरने लगता है। अंकित के साथ रहने से अंजलि भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। इतने दिनों बाद अंजलि को कोई अपना दोस्त मिला था, लेकिन इन दोनों की दोस्ती को देख सुमित्रा और कांता दोनों ही बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन अंकित किसी की भी बात सुनता ही नहीं, उसे जो करना था वो करके ही रहता है। ऐसे ही एक दिन नीतू अंजलि से बात करते हुए बोलती है, क्या बात है देवरानी जी, जब से अंकित से मुलाकात हुई है बहुत ही खुश रहती हो। दीदी आप भी क्या बोल रही हो? अंकित मेरा बस दोस्त है। हाँ हाँ दोस्त है तुम्हारा, लेकिन मुझे देवरानी को पड़ोसन बनाने में कोई एतराज नहीं है। दीदी आप ये सब क्यों बोल रही हो? अंकित मेरा कॉलेज के समय से ही दोस्त है। अंजलि और नीतू दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सुमित्रा कांता के साथ आ जाती है और वो दोनों देवरानी जेठानी की सारी बातें सुन लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद कांता गुस्से में बोलती है, नीतू बहू, ये जो तू अपनी देवरानी को अपनी पड़ोसन बनाने के सपने देख रही है ना, ये पूरे नहीं हो सकते। और अंजलि तुझे शर्म नहीं आती है? विधवा है तू और अपने ही पड़ोसी के साथ नैन मटका कर रही है। माँ जी मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप मुझे लेकर अपने मन में कुछ गलत मत सोचो। अरे तुझे तो अच्छे से ही जानते हैं हम सब, जरा भी शर्मलाज है या नहीं? तेरी जेठानी तेरा इतना साथ देती है, लेकिन तूने तो कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। अरे मैं अपनी देवरानी से बात कर रही थी, और मैं कुछ भी बात करूँ अपनी देवरानी से उसमें आपको क्या? देख रही है सुमित्रा, तेरी दोनों बहुओं की कैसी जुबान चल रही है। कांता और सुमित्रा दोनों को सुना ही रहे होते हैं कि इतने में अंकित वहाँ आ जाता है और ये सारी बातें वो भी सुन लेता है। अंकित के आते ही कांता बोलती है, अंकित बेटा तो खुद ही बता दे, ये अंजलि ही है ना जो तुझसे चिपकती रहती है? बोल सबके सामने। माँ आप ये सब क्या बकवास कर रही हैं? अंजलि तो मुझे मना कर रही थी कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं सुनता था किसी की बात को, और बस इसलिए क्योंकि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। अंकित तुम सबके सामने मुझे सही साबित करने के लिए ये क्या बोले जा रहे हो? अंजलि ये सब सच है, मैं तुमसे आज नहीं बल्कि कॉलेज के समय से ही प्यार करता हूँ। और माँ मैं आपको तब जिस लड़की से मिलवाना चाहता था वो अंजलि ही थी, लेकिन इसकी शादी तय होने के बाद मैं वो बात दोबारा नहीं छेड़ पाया। पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। माँ मुझे इस बात पर और बहस नहीं चाहिए। अंजलि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तब तो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन प्लीज अब मना मत करो। अंकित मैं जानती हूँ अंजलि कभी खुद से तुम्हें बोलेगी नहीं ये तुमसे शादी करना चाहती है। मैं जानती हूँ कि जब से तुम इसकी जिंदगी में वापस आए हो ये बहुत खुश है। बहू ये सब क्या बोल रही है तू? सही बोल रही हूँ मैं। माँ आप खुद ही बताओ ना, अब इन सब में अंजलि की क्या गलती है? उसके साथ तो खुद इतना बुरा हुआ है। नीतू भाभी सही बोल रही हैं। माँ आप तो अंजलि को कब से जानती हो, आपने खुद ही देखा होगा ना कि अंजलि सभी लोगों का कितना ख्याल रखती है। माँ जी अब अंकित को कोई परेशानी नहीं है, अंजलि को भी कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी देवरानी को अपनी पड़ोसन बनाना चाहती हूँ, तो आप क्यों मना कर रही हो? अंकित और नीतू की बात सुनकर कांता सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगते हैं। उनके कुछ दिनों बाद अंकित और अंजलि की शादी भी हो जाती है और आखिरकार नीतू अपनी देवरानी को अपनी पड़ोसन बना ही देती है। हैरी नाम का एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को कुछ पैसे दे रहा था, जिस पर वो लड़की उससे बोलती है, ग्रीटी को बस अपने ड्रेस की जरूरत है, इन पैसों की नहीं। पर ग्रीटी ये तुम्हारी खुद की मेहनत के पैसे हैं जो तुमने इन कुछ महीनों में जेल में रहकर कमाए हैं। साहब मैं एक जोकर हूँ और जोकर का तो काम ही है लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। आप ये पैसे गरीबों में बांट देना, आपको दुआ और उनको खुशी मिलेगी। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी जोकर की ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाकर उसे चेंज कर लेती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी हैरी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसकी बीती जिंदगी के लम्हों के बारे में उससे पूछने लगता है। ऐसे में ग्रीटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गुजरी यादों के बारे में सोचने लगती है। साथ ही अपने होठों पर झूठी मुस्कान लेकर बोलती है, मेरी जिंदगी के बीते कुछ लम्हे यूं ही इस झूठी मुस्कान की तरह हैं। मैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए कभी मॉल तो कभी बड़े बड़े घरों की पार्टियों में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं एक मॉल में गई और वहाँ के गार्ड ने मुझे रोका तो मैंने उससे बोला, तू आज फिर आ गई सबको परेशान करने के लिए। तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आया कर,
फिर क्यों आती है बता। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे भैया, हो जा फुल्ली फालतू। ये बोलकर ग्रिटी अपने बैग से केक निकालकर उस गार्ड के मुंह पर मार देती है और सीधा मॉल के अंदर भाग जाती है। गार्ड से बचने के लिए वो एस्केलेटर पर चढ़कर चली जाती है। वहीं गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए एस्केलेटर पर चढ़ जाता है। तभी ग्रिटी उसी एस्केलेटर से नीचे उतर जाती है। जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने के लिए नीचे आता है तो वो वापस ऊपर चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर तक वो उस गार्ड को बहुत परेशान करती है और आखिर में जाकर वो गार्ड थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी ग्रिटी उसके मॉल में एक ही गुब्बारा लेकर उसके कानों के पास जाकर फोड़ देती है और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। उसकी ये जोकरपंती देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा हुआ 60 वर्ष का आनंद नाम का एक व्यक्ति उसे ये सब करते हुए देख लेता है। तभी गार्ड फिर से उठ खड़ा होता है और उसके पीछे भागने लगता है और ग्रिटी के सामने आकर उसे रोकने के लिए खड़ा हो जाता है कि तभी आनंद उनके पास आता है और अपने हाथों से इशारा करके गार्ड को जाने के लिए कह देता है। गार्ड भी उसका इशारा मानकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आनंद ग्रिटी को साइड में ले जाकर उससे कहता है, मैं इस मॉल का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे लिए काम करो। करना पसंद करोगी? साहब, मैं तो एक जोकर हूँ, मेरा तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना। तो मैं आपके इस मॉल में कैसे काम कर सकती हूँ? मैं तो बस अपनी जोकरपंती से सबको हंसा सकती हूँ। यही तो तुम्हारी कला है कि तुम रोते चेहरे को भी हंसा सकती हो। किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब इस तरह से तुम मॉल में ना आओ। अब तुम शान से मॉल में आकर सबका मनोरंजन करना और कभी कभी पार्टी वगैरह में भी अपनी एक्टिंग करके दिखाना। इस तरह आनंद सर ने मुझे अपने मॉल में काम पर रख लिया। सर बहुत अच्छे थे, पर वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के दुश्मन भी होते हैं। और ऐसे ही एक रोज उनकी 35वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया लोगों का मनोरंजन करने के लिए। पार्टी में मास्क थीम था। मैं हर बार की तरह उस पार्टी में गई और अपनी जोकरपंती से सबको हंसाना शुरू कर दिया। ग्रिटी उस पार्टी में एक लेडी के पास जाती है। वो कभी उस लेडी को गुदगुदी करती है तो कभी उसकी नाक खींचती है और इस तरह से उसे बहुत परेशान करती है। कभी वो अपने चुटकुले सुना कर लोगों को हंसाती है और सभी को बहुत एंजॉय करवाती है। ऐसा करते करते वो एक आदमी के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और वो उस आदमी की बात सुनती है जो फोन पर किसी से धीरे से बात कर रहा होता है और बोलता है, मेरे हाथों में सेठ की तिजोरी की चाबी आ गई है। अब बस कुछ ही दिनों में ये सेठ करोड़पति से रोडपति बन जाएगा और हम रोडपति से करोड़पति। उस आदमी की ये बात सुनते ही ग्रिटी जल्दी से अपने मालिक आनंद को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन आनंद उसे नहीं मिलता। और जब उसको आनंद नहीं मिलता तो वो खुद ही अपने मालिक की जमा पूंजी को बचाने के लिए लॉकर के पास चली जाती है। तो देखती है कि वो आदमी अपना चेहरा छुपाकर पहले ही लॉकर खोल चुका है। तभी ग्रिटी उसकी असलियत सभी के सामने लाने के लिए उसे पकड़ती है, लेकिन वो आदमी उसे धक्का देकर खिड़की से भाग जाता है। और जब ग्रिटी उस लॉकर को बंद कर रही होती है तभी सर की आवाज सुनकर आनंद और बाकी कुछ लोग भी वहाँ आ जाते हैं। साथ ही घर की लाइट भी आ जाती है। इतना ही नहीं, जमीन पर नोटों की गड्डियाँ भी गिरी हुई होती है और ग्रिटी के हाथ में लॉकर की चाबी भी होती है। उसे इस तरह देखकर सबको यही लगता है कि वो अंधेरा का फायदा उठाकर यहाँ पर चोरी करने आई थी। ये सब देखकर आनंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो ग्रिटी से कहता है, तुम तो ईमानदार लड़की थी ना, जो लोगों में बस खुशियाँ बांटना चाहती थी। तो आज से तुम में ये बेईमानी कहाँ से आ गई? अरे अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे बोल देती ना। तुम्हें अपने मालिक पर जरा भी विश्वास नहीं था। साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हमेशा सबको हंसाती हो अपनी जोकरपंती से, पर आज तुमने मुझे रुला दिया, मेरा यकीन तोड़ दिया। बहुत अच्छा तोहफा दिया है तुमने मेरे यकीन का। बस फिर क्या था,
वहाँ खड़े किसी भी इंसान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और ना ही मुझे कुछ कहने का मौका दिया। बस पुलिस को फोन किया और चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे 5 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। तो अब तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? मैं क्या करूँगी? मैं फिर से अपनी जोकरपंती शुरू कर दूंगी और लोगों में खुशियाँ बांटूंगी, क्योंकि जोकर का तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। अच्छा, तुम नहीं चाहती कि जिसने ये सब किया है उसको सजा मिले? जी नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है और वो तुरंत उस आवाज को सुनते ही उसे पहचान लेती है और एक बार फिर से जेल के दरवाजे से ही घूमकर दोबारा हैरी के पास जाती है और उससे बोलती है, साहब, मेरे गुनहगार यहीं पर है। मैंने उसको कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसकी आवाज अभी सुनी है। मैं उसे पहचान सकती हूँ उसकी आवाज से। ग्रिटी की ये बात सुनते ही हैरी जल्दी से कुछ हवलदारों को बुलाकर दरवाजे पर खड़े सभी गार्ड्स को और वहाँ के आसपास के खड़े सभी आदमियों को अंदर बुला लेता है। साथ ही ग्रिटी की आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक आदमी को बोलने के लिए कहता है। जैसे ही ग्रिटी एक आदमी के पास जाती तो वो इंसान बोलना शुरू कर देता। साथ ही ग्रिटी उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करती, जिसमें से एक गार्ड की आवाज को वो पहचान लेती है और हैरी से बोलती है, यही है वो इंसान, यही है जिसकी वजह से मैं 5 साल सलाखों के पीछे रहकर आई हूँ। वो शख्स उसकी बात सुनते ही ग्रिटी को पहचान लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है और जब ग्रिटी अपनी आंखों पर से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आनंद के मॉल का वही गार्ड है जो कि ग्रिटी को मॉल के अंदर जाने से रोका करता था। उसे देखते ही ग्रिटी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आनंद जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने तो हमेशा सबका भला चाहा था। हैरी उस गार्ड को पकड़कर जेल में डाल देता है, जिसके बाद ग्रिटी के ऊपर लगाए गए सभी इल्जाम हट जाते हैं। इन सब के बाद जब आनंद को पूरा सच पता चलता है तो वो ग्रिटी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ग्रिटी भी बिना किसी शिकायत के अपने मालिक को माफ कर देती है और एक बार फिर उनके साथ में मिलकर जोकर बनकर लोगों को खुशियां बांटना शुरू कर देती है। कुछ ही समय के बाद आनंद एक बहुत ही अच्छा सा लड़का देखकर ग्रिटी की शादी करवा देते हैं और खुशी खुशी उसे अपने घर से विदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।